वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है, 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे थे, जिसमें हमने जैसे कि रोहिणी आयोग देखा था और साथ ही साथ सरकारी योजनाएं देखी थी, सरकार की प्रमुख योजनाएं उनको कवर किया था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हमने इसके कुछ पार्ट्स देख लिए हैं। लगभग 29 से 30 पार्ट आपको मिल चुके हैं। 31 नंबर का ये पार्ट होगा। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप प्रीवियस पार्ट कवर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रीवियस पार्ट इसके जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें बायोस्फीयर जो रिजर्व है, तो यह यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके द्वारा स्थलीय और तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और उसके संयोजन की बड़े क्षेत्र में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के भागों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है। इन्हें जैव विविधता संरक्षण और संबंधित सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव से निपटने के लिए नामित किया जाता है। ठीक है, तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए इनको नॉमिनेट किया जाता है, इनको बनाया जाता है, घोषित किया जाता है एक तरीके से किसी एक क्षेत्र को, किसी प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य वाले क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उपरोक्त कारणों से यह मनुष्य और प्रकृति दोनों के लिए विशेष वातावरण है और इस बात की जीवंत उदाहरण है कि कैसे मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करते हुए सह अस्तित्व से रह सकते हैं। हमारे देश की बात करें तो भारत देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनसे प्रश्न पूछते हैं। 18 के नाम आपको याद रखने हैं और कौन सा कहाँ पर है ये भी याद रखना है। आगे हम ये देखेंगे क्योंकि ये जोड़ी मिलान में पूछते हैं आपसे, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी पूछ चुके हैं या फिर आपसे वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ लिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम जो है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम द्वारा निर्देशित है। बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना भारत सरकार द्वारा 1986 से क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, तो 1986 से यह योजना जो है भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा 3 हिमालयी राज्यों को 90:10 के अनुपात में तथा अन्य राज्यों को 60:40 के अनुपात में रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, तो जो हिमालयी राज्य हैं और जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र वाले राज्य हैं वहाँ पर 90:10 रहता है और जो अन्य राज्य वहाँ पर 60:40 का रहता है वित्तीय सहायता। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, और ये 1986 से शुरू हुआ था, ये चीज़ याद रखें। इसके बाद इसके जो है सीमांकित क्षेत्र देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर जोन और एक होता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तीनों को देखते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, ये 3 जोन जो है बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें कोर जोन की, यहाँ पर पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए उपयुक्त आवास होना अनिवार्य होता है। ये अक्सर प्रजातियों का संरक्षण करते हैं और असाधारण वैज्ञानिक रुचि वाले महत्वपूर्ण आनुवांशिक जलाशयों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्य क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षित विनियमित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आते हैं। ठीक है, तो कोर जोन जो है, जो ये एक्ट है, अधिनियम इसके अधीन आते हैं और यहाँ पर जो है पौधे, जानवर आदि प्रजातियों के लिए उपयुक्त आवास यहाँ पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके बाद बफर जोन की बात करें तो यह कोर जोन के चारों ओर स्थित होता है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर कोर जोन है तो इसके चारों ओर, कोर जोन है तो इसके चारों ओर हो जाएगा बफर जोन। ठीक है, बफर जोन इसके चारों ओर स्थित होता है। इस क्षेत्र का उपयोग और गतिविधियों को इस तरह से प्रबंधित किया जाता है, इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि कोर जोन की प्राकृतिक स्थिति को सुरक्षा मिल सके, सुरक्षा में मदद मिले। इन उपयोगों और गतिविधियों में संसाधनों में मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए प्रदर्शन स्थल, सीमित मनोरंजन, पर्यटन, मछली पकड़ना, चारण आदि शामिल है। तो ये जो जोन होता है बफर जोन, यहाँ पर पर्यटन आदि की अनुमति होती है। अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान यहाँ पर किए जा सकते हैं। मानवीय गतिविधियाँ आदि जो है यदि पारिस्थितिक विविधता के प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं तो यहाँ पर जारी रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो मानवीय गतिविधियाँ जो कि यहाँ की परिस्थिति, जो पारिस्थितिक तंत्र उसको नुकसान ना पहुँचाएं, तो वहाँ पर
वो जारी रह सकती हैं। लेकिन अगर कहें कि ये जो जोन है बफर जोन, यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा दे जो वहाँ के जानवरों के लिए खतरनाक साबित हो, तो वो काम नहीं हो सकता। जो वहाँ की पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचा सके ऐसी मानवीय गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं की जा सकती। इसके बाद है ट्रांजिशन जोन। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले समझ गए ना आप, कोर जोन होगा, उसके आसपास बफर जोन और उसके बाहर फिर ये जो जोन बनाया जाएगा इसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं। यह आमतौर पर सीमांकित नहीं होता। इसमें बस्तियां, फसल की भूमि, प्रबंधित वन और गहन मनोरंजन के लिए क्षेत्र शामिल होता है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों जोन। अब बात करें 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं शीत मरुस्थल की। ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, बहुत एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में है। मानस जो है ये असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये असम में है। डिब्रू सैखोवा ये भी असम में है। नौकरेक जो है ये मेघालय में स्थित है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहीं पर हीरे निकाले जाते हैं। हीरे की खदान कहाँ पर है? पन्ना में ही है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अचानकमार अमरकंटक ये भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। इसके बाद कच्छ गुजरात में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर में यूपीपीएससी में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। शेषाचलम की जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगस्त्यमाला ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल 3 राज्यों में स्थित है। नीलगिरी ये तमिलनाडु और केरल में स्थित है। मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में 3 है, अगस्त्यमाला, नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी। लेकिन ये सम्मिलित रूप से है, जैसे कि अगस्त्यमाला 3 राज्यों के बीच में विभाजित है, नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में है, मन्नार की खाड़ी सिर्फ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछते हैं कि अगस्त्यमाला किन किन राज्यों में स्थित है। 3 राज्यों में ये जो है वितरित है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप पर। तो ये 18 के 18 आपको याद रखते हैं कौन सा कहाँ पर है। अब प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार से सूचियों का मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। एक तरफ आपको जैव आरक्षित क्षेत्र दे देंगे, दूसरी तरफ आपको राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है मानस, अभी हमने पढ़ा है मानस कहाँ पर है? असम में है, इसका मिलान असम से कर लीजिए। सुंदरवन कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित, इसका मिलान इससे कर लीजिए। नंदा देवी कहाँ पर है? नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, यहाँ उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड कर लीजिए। उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड कर लीजिए। नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसके अलावा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, अभी हमने इसको देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर होगा 3, 4, 2, 1 यहाँ पर उत्तराखंड होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं। उत्तर प्रदेश में तो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व जरूर बनाए जा रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर जो देखा, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है जल जीवन मिशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल जीवन मिशन इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति कराना। तो हमारा जो लक्ष्य है भारत में 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन पहुंच जाने चाहिए। 2024 का लक्ष्य है, 2019 में से लॉन्च किया गया था। ये दोनों फैक्ट याद रखें। गुजरात सरकार ने इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन हासिल कर लिया है। अन्य राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने 100% का लक्ष्य हासिल किया है उनमें है हरियाणा, गोवा, तेलंगाना, दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। पहला राज्य जिसने ये जो लक्ष्य हासिल किया था हर घर में नल कनेक्शन वाला, वो गोवा था। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने 100% का लक्ष्य हासिल किया है वो ये राज्य हैं। ये हम फैक्ट यहाँ पर देख ही चुके हैं और ये जल शक्ति मंत्रालय की ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक देखे। इसके बाद आगे जो योजनाएं हैं उनको भी देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मोर अपडेट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दी गई है, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके मात्र 30 दिन ही शेष बचे हुए हैं। 14 मई को एग्जाम है आपका, और अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो अभी भी 30 दिन का समय है। अच्छी मेहनत करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के नंबर आपके मेन एग्जाम में नहीं जोड़ते हैं, तो आपको कट ऑफ ही क्लियर करना है, वो आप कर सकते हैं, पर मेहनत आपको करनी होगी। इसलिए लगातार निरंतर रूप से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आपका कट ऑफ जरूर क्लियर हो जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े रहें, लगातार हमारे जो इनिशिएटिव आते हैं उनको फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।